नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भारत के प्रधानमंत्रियों में अपन बात करें तो अपन ने पढ़ लिया था मोरारजी देसाई को। इसके बाद में अगले प्रधानमंत्री अपने आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 1979 से 80। चौधरी चरण सिंह जो वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी कि भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में लोकसभा में नहीं गए, सामना नहीं किया। और इनका जो जन्म दिवस है, इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप जरूर याद रखें, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया कौन है? चौधरी चरण सिंह। और दूसरा, किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस वो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनका मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह का। और वो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में अगली प्रधानमंत्री आती है इंदिरा गांधी। तो पहला कार्यकाल इंदिरा गांधी का अपन ने पढ़ लिया था और अब इंदिरा गांधी का आता है दूसरा कार्यकाल। तो एक बार फिर से इंदिरा गांधी। दूसरा कार्यकाल इंदिरा गांधी का आता है 1980 से 84। यहाँ पे देखो क्या होता है, 1980 में दोबारा भारत में आम चुनाव होते हैं और इस बार के आम चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी है वो बहुमत में आती है और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है। यहाँ पे बात करें तो इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी, राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो राज्यसभा की सदस्य थी इंदिरा गांधी और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी। क्यों? क्योंकि लोकसभा से इंदिरा गांधी ने चुनाव तो लड़ा लेकिन लोकसभा से इंदिरा गांधी चुनाव जीत नहीं पाई। ऐसी स्थिति से राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसा कि अपन ने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ी थी तो उस समय मैंने बताया था कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में से लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी वो राज्यसभा से बनी थी। इस कार्यकाल के इंदिरा गांधी में बात करें तो यहाँ पे 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है यहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कार्रवाई क्या की थी? देखो, इस समय पंजाब में आतंकवाद है वो अपने चरम पे था और पंजाब में खालिस्तान की मांग उठ रही थी। किसकी मांग उठ? खालिस्तान की मांग उठ रही थी। किसकी मांग उठ रही थी? खालिस्तान की मांग, यानी जो आतंकवादी हैं वो एक अलग देश खालिस्तान की यहाँ पे मांग कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आतंकवादियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। आतंकवादियों की क्या हो रही थी? मीटिंग हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी? ये मीटिंग हो रही थी स्वर्ण मंदिर में। और इंदिरा गांधी को इसके बारे में पता चलता है तो इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया कि स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया जाए। अब घेरने के बाद में उसने क्या किया, 150 स्पेशल कमांडो नियुक्त किए और उन कमांडोज को आदेश दिया कि वे मंदिर के अंदर जाएं। मंदिर के कहाँ जाएं? अंदर जाएं और मंदिर के अंदर की गतिविधि का पता लगाएं। अब देखो क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अपन मंदिर में हथियार लेकर के प्रवेश नहीं कर सकते। जब अपन ने मूल अधिकार पढ़े थे तो वहाँ पे जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार उसमें अपन ने बात की थी कि अनुच्छेद 26 के तहत अपन किसी भी धार्मिक स्थल पे हथियार लेकर के प्रवेश नहीं कर सकते। आतंकवादियों पे देखो ये बात लागू नहीं होती। तो आतंकवादियों की जो वहाँ पे सभा हो रही थी सबके पास हथियार थे
और अपने जो सेना के 150 स्पेशल कमांडोज थे वो निहत्थे होकर के मंदिर के अंदर जाते हैं। आतंकवादियों को जैसे इस बात का पता चलता है तो उन्होंने क्या किया, 150 के कमांडो को वहीं के वहीं भून दिया, यानी गोलियों से इनको मार दिया। जैसे ही सरकार को पता चलता है तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुरंत वहां पे आदेश जारी किया कि आप एक काम करो, स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लो और स्वर्ण मंदिर के अंदर जितने भी लोग हैं उन पे अंधाधुंध गोलियां बरसा दो, जितने भी मरते हैं वहां पे मरने दो। भारतीय सेना ने क्या किया, चारों तरफ से घेर करके और गोलियां चलाई, जिसमें वहां पे लगभग 5,000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, 5,000। अब इनमें देखो आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन आतंकवादियों के साथ में जो ऐसे जो निर्दोष जो लोग थे जो वहां पे दर्शन के लिए आए हुए थे, दर्शनार्थ जो लोग आए थे वे भी मारे गए। और इससे एक फायदा हुआ कि पंजाब से आतंकवाद है वो जड़ से समाप्त हो गया। लेकिन 5,000 लोग मारे जाने के बाद में जो सिख समुदाय है वो इंदिरा गांधी के विरोध में खड़ा हो गया। पूरे सिख समुदाय ने इंदिरा गांधी की निंदा की और इंदिरा गांधी को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि हम इंदिरा गांधी की क्या करेंगे, हत्या करेंगे। जैसे ही सारी बात होती है तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सरकार में जितने भी सिख अधिकारी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने सिख अधिकारी हैं, सबको आप जबरदस्ती रिटायर कर दो, यानी उनको रिटायरमेंट दे दो। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि 3 व्यक्तियों को छोड़ दो। कितने व्यक्तियों को छोड़ दो, 3 व्यक्तियों को छोड़ दो जो इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे। एक का नाम था बेअंत सिंह, एक का नाम था सतवंत सिंह और एक का नाम था कैरो सिंह। इंदिरा गांधी ने कहा इन 3 को छोड़ दो, क्योंकि इनके ऊपर इंदिरा गांधी को क्या था, विश्वास था। और आपको पता ही है विश्वास ही विश्वासघात होता है आज के जमाने में। तो इन 3 ने क्या किया, बात होती है 31 अक्टूबर 1984 को। ऐसा मानते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को सुबह सुबह की बात है, इंदिरा गांधी अपने जैसे घर से बाहर निकलती हैं और इन तीनों के पास फुल लोडेड गन थी और इंदिरा गांधी के शरीर में उतार दी तीनों ने। और इन तीनों ने मिलकर के इंदिरा गांधी के शरीर पे 42 गोलियां दागी। कितनी गोलियां दागी, 42 गोलियां दागी और इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी छलनी कर दिया। तो ये यहाँ पे एक मजबूत प्रधानमंत्री भारत ने खोया था। तो इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल के बारे में बात करें तो दूसरे कार्यकाल का एक ही प्रश्न आता है, कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री ने चलाया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री ने चलाया था, इंदिरा गांधी ने चलाया था। अब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद अगले जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम है राजीव गांधी। तो अब अपन बात करेंगे राजीव गांधी के बारे में। अगले प्रधानमंत्री अपने कौन आते हैं, राजीव गांधी। देखो 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी के जो छोटे बेटे थे राजीव गांधी, वो उनके मरने के बाद में प्रधानमंत्री बने। तो बात करते हैं अपन राजीव गांधी के बारे में। उन्नीस से 1989 राजीव गांधी के बारे में अपन बात करें तो राजीव गांधी के कार्यकाल की जो पहली घटना होती है इनके काल में 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। क्या हुआ था, भोपाल गैस कांड। यानी हुआ क्या था, भोपाल में जो कार्बाइड कंपनी का जो रासायनिक संयंत्र था, कौन सी कंपनी का, कार्बाइड कंपनी का, कार्बाइड कंपनी का रासायनिक संयंत्र था। और इस रासायनिक संयंत्र से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। जहरीली गैस का रिसाव हुआ, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे यहाँ पे काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। या भोपाल गैस कांड है वो किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ, राजीव गांधी के काल में हुआ। भोपाल गैस कांड में कौन सी कंपनी के रासायनिक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ,
कार्बाइड कंपनी के रासायनिक संयंत्र से। इसके बाद में दूसरा बात करें तो बोफोर्स तोप घोटाला। बोफोर्स तोप घोटाला किसके काल में हुआ था? राजीव गांधी के काल में। यह तोप जो है, भारत ने यह तोप स्वीडन से खरीदी थी। कहां से खरीदी थी? स्वीडन से खरीदी थी। और इस तोप की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला सरकार का माना जाता है। तो यह भी किसके काल में हुआ था? राजीव गांधी के काल में। राजीव गांधी के बारे में अपन और बात करें तो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? राजीव गांधी। यहां से अपन राजीव गांधी के बारे में और बात करें तो राजीव गांधी के काल में 73वां व 74वां संविधान संशोधन जो है, जिसके तहत क्या हुआ था? पंचायती राज जो है, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी नींव भी किसके काल में रखी गई थी? राजीव गांधी के काल में रखी गई थी। हालांकि देखो, ये संविधान संशोधन है, ये लागू हुए थे 1992 में, लेकिन इन संविधान संशोधन की या पंचायती राज की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? राजीव गांधी ने रखी थी। दूसरा, कंप्यूटर जो भारत में आया था, कंप्यूटर भारत में राजीव गांधी के काल में आया था। किसके काल में आया था? राजीव गांधी के काल में। या अपन कहें कि डिजिटल क्रांति जो देश में लेकर आए थे, तो डिजिटल क्रांति लेकर आने वाले प्रधानमंत्री भी कौन थे? राजीव गांधी थे। इसके बाद में यहाँ से बात करें तो इनके काल में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। और 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? इन्होंने वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। क्या कर दी थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। एक और इसके काल के बारे में अपन बात करें तो इनके काल में 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1986 जो लागू हुआ था, जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून बना था। कौन सा कानून बना था? दल बदल विरोधी कानून। और दल बदल विरोधी कानून को कौन से अनुसूची में शामिल किया गया था? 10वीं अनुसूची में। तो ये भी किसके काल में लागू हुई थी? राजीव गांधी के काल में लागू हुई थी। अब यहाँ पे और बात करें तो 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने के मध्य एक समझौता होता है, जिसे इतिहास में राजीव जयवर्धने समझौते के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन कि राजीव जयवर्धने समझौता ये क्या था। तो देखो, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में कि इसके तहत क्या हुआ था और क्या था। देखो, श्रीलंका जो है, श्रीलंका में दो समुदाय हैं। एक है वहां का सिंहली समुदाय और दूसरा है तमिल समुदाय। तो सिंहली समुदाय जो है, ये तो वहां की मुख्य जाति है, ये वहां का बहुसंख्यक वर्ग है। कैसा वर्ग है? बहुसंख्यक वर्ग। और तमिल जो है वो है वहां पे अल्पसंख्यक। अब श्रीलंका की सरकार ने इन तमिल लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दे रखे। सरकार की किसी योजना में इनको शामिल नहीं की कर रखा। मताधिकार का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। सरकारी योजनाओं का ये लोग लाभ नहीं उठा सकते। तो ऐसी स्थिति में ये जो तमिल लोग हैं, इन्होंने क्या किया? अपने आप को अधिकार दिलवाने के लिए या सरकार में अपना उचित प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपना एक समुदाय बनाया और समुदाय के जरिए इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे ये जो समुदाय है वो एक आतंकवादी संगठन का रूप लेने लगा, जिसे वर्तमान में लिट्टे आतंकवादी संगठन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिट्टे आतंकवादी संगठन के नाम से। अब 1987 में क्या हुआ कि इन लिट्टे आतंकवादियों ने या अल्पसंख्यक तमिल जो लोग थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा